हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूं आपके लिए ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का सेकंड लेक्चर लेकर के। अभी तक हमने क्या देखा था, बिल्कुल बेसिक सा पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, हमारा पूरा पाथवे क्या है, हमने लंग्स के बारे में भी बात कर ली। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला यहां पर हम बात करते हैं कि हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे हैं बेटा। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं, है ना, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो दो चीजें करते हैं। एक हम सांस अंदर लेते हैं, दैट इज नोन एज इनहेलेशन। एक हम सांस बाहर छोड़ते हैं, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन, या हम उसको कहते हैं एक्सपीरेशन। अब ये जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो ये हवा अंदर कैसे जा रहा है, ये हवा अंदर कैसे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम सांस नहीं लेना चाहते हैं, मेरे कहने पे बस 2 सेकंड के लिए सांस लो करके देखो, तो क्या हवा अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा, है ना। मतलब अगर हम सांस ना लेना चाहें तो हवा अंदर नहीं जा रहा, जब हम सांस लेना चाहते हैं तभी वो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब कुछ ऐसा जरूर है जो हम अपनी बॉडी के अंदर चेंज करते हैं जिसकी वजह से हवा बाहर से अंदर जाता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर बात करते हैं, एंड वो जो हवा है उसमें ऑक्सीजन ही अंदर क्यों जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें क्या हैं बेटा, ये सब आपको समझ में आएगा इसके बाद वाले लेक्चर में। फिलहाल आप इतना समझो कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg होता है। उसमें आपको सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम है। ठीक है, तो इन सब में एटमॉस्फेरिक एयर में पर्टिकुलर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंट में ज्यादा है कंपैरिजन टू आवर बॉडी। इसीलिए हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर ही अंदर जाता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो हमेशा ऑक्सीजन अंदर जाते रहना चाहिए, इसमें हमें इनहेल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि डिफ्यूजन तो हमेशा होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि हमने कुछ चेंज करना है हमारी बॉडी में और तब जा करके हवा अंदर जाता है। वही है, वही हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसा क्या चेंजेस हम अपनी बॉडी के अंदर करते हैं जिसकी वजह से हवा अंदर जाता है। ठीक है, सो इनहेलेशन मतलब इंस्पिरेशन, जिसमें इनटेक करेंगे हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनटू लंग्स। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी खर्च करते हैं। इसमें हमारे मसल्स का कंट्रैक्शन होता है। क्या होता है? मसल्स का कंट्रैक्शन होता है बेटा। अब कौन से मसल का कंट्रैक्शन होता है? मसल का कंट्रैक्शन, दो टाइप के मसल यहां पर काम करेंगे। एक होता है डायफ्राम, दैट इज नोन एज फ्रेनिक मसल। ठीक है, एंड ये हमारा प्राइमरी मसल्स हैं। इसके अलावा दूसरा क्या मसल होता है? तो दूसरा जो मसल होता है बेटा वो होता है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कहने का मतलब दो रिब्स जो है ना उसके बीच के जो मसल्स होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के मसल्स हैं जिनके हेल्प से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड ऑल ये सारी चीजें हो पाती हैं। एक है आपका डायफ्राम जो कि आपका प्राइमरी मसल होगा, दूसरा होगा आपका इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, डायफ्राम की बात अगर हम करते हैं तो ये देखो, ये है आपका, हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ये है लेट्स सपोज दिस इज द लंग्स। ठीक है, एंड यहां हमने बनाना है क्या? डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्राम है ये शुरू में कुछ ऐसा, ये डायाफ्राम है। ठीक है, अभी इसमें होगा क्या कि ये जो डायाफ्राम है, जब हमें सांस लेना है, जब हमें क्या करना है, सांस लेना है ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजेगा हमारे डायफ्राम के पास न्यूरॉन्स के थ्रू, और वो कहेगा इसको कि सुनो तुम ऐसा करो, फ्लैटन हो जाओ,
कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, तो हमारा डायाफ्राम क्या करेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इस ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ये कैसा हो जाएगा, ये फ्लैटन हो जाता है। पहले कैसा होता है, ये डोम शेप का होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये था ऐसा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये ऐसा हो गया, मतलब इतना स्पेस जो है ये क्या हो गया, इतना स्पेस खाली हो गया बिटवीन द लंग्स एंड डायाफ्राम। सो अब जब स्पेस खाली हो गया तो लंग्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। आई बात समझ में, लंग्स के पास क्या है, चांस है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए भाई, ये लो लंग्स नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब साथ ही साथ दूसरा जो मसल है हमने क्या कहा, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कहने का क्या मतलब, ये है आपके पास, ये एक रिब्स है, ये रिब्स है एक, यहां से दूसरा रिब्स है, ये दूसरा रिब्स है ना। अब ये दोनों रिब्स के बीच में, इन दोनों रिब्स के बीच में आपको मसल्स देखने को मिलते हैं, ये कहलाता है इंटरकोस्टल मसल। अब ये जो मसल है ना इंटरकोस्टल मसल, ये दो टाइप का होता है। क्या होगा बेटा, हम क्या कह रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल को हम कह रहे हैं कि ये दो टाइप का होगा, ये दो टाइप का होगा। एक होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहने का क्या मतलब, बताती हूँ। देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना हाँ, ये जो आपका ऊपर वाला रिब्स है, जो आपका ऊपर वाला रिब्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, कलर कौन सा ले लो, ये ले लेती हूँ। ये जो आपका ऊपर वाला रिब्स है, यहां से ऊपर वाले रिब्स के, अगर ये आपका दो रिब्स है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो ऊपर वाले रिब्स से एक मसल्स बाहर की तरफ निकलेगा, इससे बाहर की तरफ निकलेगा और लोअर वाले रिब्स के अंदर की तरफ चला जाता है, ऐसे यहां से बाहर निकला और ये लोअर रिब्स के अंदर चला जाएगा। इस मसल को हम कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है ना। जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, लोअर वाले रिब्स से मसल निकलेगा इसके बाहर से और वो अपर वाले रिब्स के अंदर साइड में जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या कह रही हूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऊपर वाले रिब्स से बाहर की तरफ निकलेगा और नीचे वाले रिब्स के अंदर की तरफ जाकर के जुड़ जाएगा, ऐसा होगा। जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नीचे वाले रिब्स से निकलेगा और वो ऊपर वाले रिब्स के से जाकर के जुड़ जाएगा, नीचे वाले रिब्स के बाहर से निकलेगा एंड ऊपर वाले रिब्स के अंदर की तरफ जाकर के जुड़ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, अब इससे होगा क्या, ये देखो कि जब हमारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा, डायफ्राम के पास मैसेज आया, उसी साथ ही किसके पास आया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास सिग्नल आया। एंड ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, ये क्या है, ऊपर वाले रिब्स से बाहर की तरफ निकलते हैं और नीचे वाले रिब्स से ऐसे जाकर के जुड़ जाते हैं। इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है तो बाहर वाले रिब्स के, ऊपर वाले रिब्स के, है ना, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐसे सिकुड़ेगा, तो ये सिकुड़ेगा तो ये नीचे वाले रिब्स के साथ जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो ये नीचे वाले रिब्स को ऊपर की तरफ खींचेगा। आई बात समझ में, कोई चीज ऐसे बाहर निकला है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, कोई चीज ऐसे बाहर निकला है और इसके साथ ये जुड़ा है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो वो क्या कर रहा है, नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। आई बात समझ में। सो ये होता है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा कि आपका नीचे वाला रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब रिब्स का मूवमेंट अपवर्ड होगा एंड आउटवर्ड होगा। अब जब ये अपवर्ड हुआ और आउटवर्ड हुआ तो इससे हो क्या रहा है, आपको आपके लंग्स को फिर से चांस मिला कि उसका मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा, देखो अब ये ऊपर की तरफ रिब्स चला गया और बाहर की तरफ चला गया, तो इधर भी तो स्पेस बढ़ गया, तो आपका लंग्स जो है वो नीचे की तरफ ऐसे फैल जाएगा और चारों तरफ से ऐसे फैलेगा।
कैसे फैलेगा? नीचे की तरफ भी उसको स्पेस मिल गया एंड सामने की तरफ भी उसको स्पेस मिल गया। तो लंग्स का मूवमेंट अपवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है? डायाफ्राम जो है ये कैसे हुए? फ्रेनिक मसल बिकम्स फ्लैट होंगे, है ना। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा? रिब्स और स्टेरनम का मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड होगा। ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ये जो लंग्स जो इतने एरिया में था, अब ये लंग्स जो है वो एक्सपैंड करेगा ऐसे भी और नीचे की तरफ भी, ऐसा हो गया। सो अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया मुझे बताओ? वॉल्यूम जो है लंग्स का वो बढ़ गया। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब कि अंदर का प्रेशर जो है वो घट गया एयर का। किसके कंपैरिजन में? एनवायरमेंट के कंपैरिजन में। सो इस केस में क्या होगा कि बाहर का प्रेशर बढ़ गया है, अंदर का प्रेशर हमने घटा लिया, अंदर का प्रेशर घटा लिया तो बाहर का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ है। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर अंदर आता है। दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। आई बात समझ में? एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा? एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी खर्च नहीं करना। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, बस जो मसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको सिग्नल भेजना छोड़ दो, वो मसल धीरे धीरे रिलैक्स कर जाएगा। रिलैक्स करेगा तो डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स किया तो वो फिर से जो फ्लैटन था वो डोम शेप हो जाएगा। तो नीचे से लंग्स ऊपर की तरफ गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो रिलैक्स करेगा तो उसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, जिसकी वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम बढ़ाया था हमने वो घट गया। वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया मतलब अंदर प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम है तो हम एक्सहेल करते हैं। यही होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। क्लियर हुआ? चलो जी। सो मैम अब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तो आपने बताया नहीं भाई, इसका क्या काम? देखो, कभी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है हमें? डीपली इनहेल करो, ठीक है कर लिया भाई। डीपली एक्सहेल करो। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, क्योंकि एक्सहेलेशन में तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो रिलैक्स तो अपने नॉर्मल स्टेज में होकर के करेगा। रिलैक्स जो है, हम रिलैक्स मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये रिलैक्स हो गया, ऐसा है ना। अभी हमें इसको और एक्सपेंड करना है, और एक्सपैंड कैसे करेंगे भाई? और इसको रिलैक्स कैसे करेंगे भाई? समझ आ रही है बात? कि जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है ये करने के लिए आपको एक अलग से मसल्स की जरूरत पड़ती है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, यहां भी एनर्जी खर्च करेंगे। यहां पर दो टाइप के मसल्स काम करते हैं बेटा। एक तो आपका, हाँ बिल्कुल, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल मसल हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? एब्डोमिनल मसल हो जाता है। एब्डोमिनल मसल मतलब डायफ्राम के नीचे। अब जो एब्डोमिनल मसल है, जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना होता है तो मैसेज आया एब्डोमिनल मसल, और उसने पुश किया आपके डायफ्राम को, ठीक है। उसने क्या किया? पुश किया आपके डायफ्राम को। तो जो डायफ्राम ऑलरेडी रिलैक्स मोड पे था डोम शेप का, उसको नीचे से और धक्का मिलेगा तो ये डायफ्राम इतने पे था, ये और ऐसे चला जाएगा। तो लंग्स बेचारा, इसका वॉल्यूम इतना था उसको और घट गया। आ रही है बात समझ में? एंड साथ ही साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा सोचो जरा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो क्या होता है? ये देखो, ये बाहर वाला ऊपर वाला रिब्स, ये नीचे वाला रिब्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। मतलब मसल्स जो है वो लोअर रिब्स से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और अंदर रिब्स के पास जा रहे हैं। तो ये मसल है किसका? ऐसे समझ लो कि ये नीचे वाले का है ना। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऊपर वाले रिब्स को खींच कर नीचे की तरफ लाएगा। मतलब नीचे से एक ऐसा डंडा ले लिया और ये ऊपर से जोड़ दिया, और इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर जो भी जुड़ा है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। मतलब एक तो डायाफ्राम ने इसको और ऊपर की तरफ, नीचे के एब्डोमिनल ऑर्गन की वजह से डायाफ्राम और ऊपर गया।
एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की वजह से जो हमारे रिब्स थे वो और अंदर की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर का वॉल्यूम और कम हो जाएगा, नॉर्मल से भी ज्यादा कम। और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हवा अंदर था वो भी हमने और बाहर निकाल दिया। दिस इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्लियर हुआ? आई बात अच्छे से समझ में? ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है, इस तरह से हम करते हैं ब्रीदिंग। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के लिए जो मशीन है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं वो होता है स्पाइरोमीटर। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, हम लोग वॉल्यूम और कैपेसिटी की तो बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, कि जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है। सो जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं बेटा, कहाँ गया ये रहा, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा इनका, और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, प्रेशर जो है अंदर का घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन में भी डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करता है, रिलैक्सेशन हम करते हैं, अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे हम, प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सहेल कर देंगे। फोर्सफुल एक्सपिरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम और घटा देंगे, तो एक्सहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेल हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू। ये बोलो, इतना समझ में आया? अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ध्यान रखना है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल आपके नीट में आता ही आता है। बच्चे बड़े डरते हैं इससे। क्यों डरते हैं? पता नहीं क्यों डरते हैं। उनको लगता है कि उनको ये वॉल्यूम याद ही नहीं होता है, कैपेसिटी याद ही नहीं होता है, इसलिए ये इनको ना डर लगता है। एक्चुअल में मैं बताऊं, आपको बस ना ये वॉल्यूम याद रख लेना है एंड कैपेसिटी का डेफिनेशन याद रख लेना है, बस। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं गारंटी देती हूँ नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग कर ले, आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना। में पहला वॉल्यूम क्या है आपका, टाइडल वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम क्या है बेटा, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने एंड छोड़ने में जो हवा हम अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका वैल्यू होता है 500 ml। कितना है इसका वैल्यू, 500 ml है। ठीक है, सो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, 500। ठीक है, ये लोवेस्ट वॉल्यूम है ना। 350 ml जो है ये आपके एल्वेलाई तक पहुंचते हैं, बाकी 150 जो है ना ये आपके डेड स्पेस में रह जाता है। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना बेटा, उसमें 150 ml रह जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हवा एक्चुअल में आपके एल्वेलाई तक पहुंचा कितना, 350 ml ओनली। कितना पहुंचा, 350 ml ओनली। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, 12 से 16 बार। ठीक है, सो 12 से 16 बार जब आपने सांस लिया तो आपने कितना हवा अंदर लिया है, 1 मिनट का वेंटिलेशन कितना है, कितना हवा अंदर लिया है या बाहर छोड़ा है, वो होगा 500 इंटू 12 और 16, तो होगा 6000 से 8000। बट क्या इतना हवा आपके एल्वेलाई तक पहुंचा, नहीं पहुंचा। कितना हवा पहुंचा है, 350 इंटू 12, ये आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो दूसरा वॉल्यूम है वो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ध्यान से याद रखना है, क्वेश्चन आता है, IRV लिख देगा। ठीक है ना। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम को पकड़ने की कोशिश करो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम मतलब कितना हम रिजर्व कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी मतलब सांस लेने के दौरान। सो नॉर्मल जो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम है उसके अलावा आप और कितना हवा अंदर ले सकते हो उसको हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
So extra volume of air that can be inspired by forceful inspiration is called inspiratory reserve volume. इसका वैल्यू होता है 2500 से 3000 ml. ठीक है, उसी तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर आपको IRV पता चल गया तो ERV बहुत आसान है ना, कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आप और कितना हवा बाहर निकाल सकते हो, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, एक बार सांस छोड़ा आपने, ये और कितना छोड़ पा रहे हैं, वो होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसका वैल्यू कितना होता है, 1000 से 1200. एवरेज हम लोग 1100 लेकर के चलते हैं. ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम. अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम ये है कि जब हमने सांस छोड़ा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी हमारे लंग्स ने सारा हवा बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि सारा हवा अगर बाहर निकल जाएगा then our lungs will collapse. तो क्यों बाहर नहीं निकलता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी? क्यों बाहर नहीं निकलता? इंट्रा प्लूरल फ्लूइड में का जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव प्रेशर बरकरार रखता है. सो प्लूरल फ्लूइड का नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो क्या करता है, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें पूरा हवा अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहेगा. सो वो फ्लूइड का प्रेशर अगर नेगेटिव है तो वो लंग्स का प्रेशर को पॉजिटिव बना करके रखता है. ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर रहता ही रहता है ना. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो हवा हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो जो हमारे लंग्स में रेजिड्यू कर जाता है, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं बेटा. सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज रेजिडुअल वॉल्यूम. वैल्यू होगा इसका 1200 ml. सो हमारे लंग्स के कोलैप्स ना करने के पीछे का रीजन प्लूरल फ्लूइड का नेगेटिव प्रेशर होना एंड रेजिडुअल वॉल्यूम का होना. ठीक है, ये दोनों है रीजन, ध्यान रखना, ये भी आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. सो ये 4 वॉल्यूम मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ आपको वॉल्यूम याद रखना है एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का डेफिनेशन आपको याद रखना है, और फिर हमने ये कंप्लीट कर लेना है. बहुत ही आसान है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, अगर डेफिनेशन आपने याद रखा है एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का वैल्यू याद रखा है तो बस. ठीक है, सो वापस से रिकॉल करते हैं हम लोग, क्या क्या हमने देखा है. टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे जो हवा निकालते हैं या अंदर लेते हैं वो है टाइडल वॉल्यूम 500 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप और कितना हवा अंदर ले सकते हो, फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होता है 2500 से 3000. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल हवा एक्सहेल करने के बाद भी आप और कितना हवा फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है 1100. रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपके फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी आपके लंग्स में रह जाता है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होता है 1200 ml. क्लियर. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की. 4 वॉल्यूम होते हैं बेटा और 5 कैपेसिटी होता है. 4 वॉल्यूम होता है और 5 कैपेसिटी होता है. क्या है कैपेसिटी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हमारे कैपेसिटी मतलब याद रखना लंग्स की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब हमारे लंग्स की कैपेसिटी. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है हवा अंदर लेने की. तो एक कैपेसिटी हो जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम और दूसरा कैपेसिटी हो जाएगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी की बात कर रहा है तो फोर्सफुली इंस्पायर करने वाला भी है तो हवा हमारे लंग्स की कैपेसिटी में आएगा. तो दो चीजें आएंगी, एक हो जाएगा टीवी प्लस हो जाएगा IRV. ठीक है, क्या हो जाएगा? टीवी प्लस IRV. ओके, टीवी कितना है? 500. IRV कितना है? 2500 से 3000. चलो 2500 मान के चले. ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, कितना हो जाएगा? 3000. 3000 से 3500 आता है आपका क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब IC. सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल आपने सांस छोड़ा, उसके बाद आप कितना हवा अंदर ले सकते हैं,
तो एक तो टाइडल वॉल्यूम लोगे, इसके अलावा IRV लोगे, सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो आप नॉर्मल सांस ले लो, ले लिया, इसके बाद आप पूरी शिद्दत से कितना हवा बाहर निकाल सकते हो, क्या निकालेंगे हम, एक तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालेंगे, नॉर्मल सांस लेने के बाद कितना हवा बाहर निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, प्लस फोर्सफुली जब बाहर निकालेंगे हवा को तो क्या कहलाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कितना है ये, टीवी कितना है आपका 500, ERV कितना है आपका, ERV कितना है बेटा 1100 लेके चलते हैं एवरेज, सो टोटल कितना हो गया 1600। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में, मजे आ रहे हैं ना, चलो आ जाओ आगे आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब जो फंक्शनल है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल सांस हमने छोड़ा, उसके बाद कितना हवा हमारे लंग्स के अंदर है, तो नॉर्मल सांस अगर हम छोड़ रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन हमने कर लिया तो टीवी निकाल दिया, है ना, तो हमारे अंदर क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी भी है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास अभी भी है। दिस इज योर FRC। FRC पता है क्या है, FRC ना पहले ये चलता था, फर्स्ट रिचार्ज कराते थे हम लोग जब नया सिम लेते थे ना, तो पहला रिचार्ज को हम कहते थे FRC कहा जाता था। ठीक है, सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब FRC। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, ERV RV। इसका मतलब क्या होता है, वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। क्लियर हुआ, निकालो। ERV कितना हो गया बेटा, सो ERV होता है आपका 1100, RV होता है आपका 1200, मिला करके हो गया आपके पास 2300। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, है ना, सो वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब ऐसा ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड फुल एक्सपिरेशन। मतलब इसके तीन तीन डेफिनेशन हो सकते हैं, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कितना हवा, मैक्सिमम कितना हवा वो अंदर ले सकता है या बाहर निकाल सकता है, ये सारी चीजें हैं, उसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला वैरी कर सकता है, जैसे हाँ क्या क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, टाइडल वॉल्यूम तो काम करेगा ही, है ना, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सांस लिया हमने इतना, फोर्सफुली सांस लिया हमने इतना, है ना, तो जब हमने नॉर्मल सांस छोड़ा है, ठीक है, उसके बाद हम कितना हवा अंदर ले पा रहे और हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, वो होगा टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, कितना हो जाता है बेटा 500 प्लस IRV क्या हो जाएगा, IRV क्या हो जाएगा 2500, ERV क्या हो जाएगा 1100। कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो रहा है, देखो EC एक्सक्रीटरी, सॉरी एक्सक्रीटरी कह रही हूं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV, ये फॉर्मूला हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो TV प्लस IRV इज इक्वल टू IC, सो IC प्लस ERV भी तो फॉर्मूला हो सकता है ना, या फिर टीवी प्लस ERV इज इक्वल टू EC, सो EC प्लस IRV भी तो फॉर्मूला हो सकता है। आई बात समझ में, सो वाइटल कैपेसिटी जो है ये, इसके फॉर्मूला कई सारे हो सकते हैं,
है ना। बाकियों के भी हो सकते हैं बेटा, अगर ERV पूछ रहा है तो ERV को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, या RV कह रहा है इसको भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स का टोटल कितना कैपेसिटी है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लो, जोर से सांस अंदर ले लो और उसके बाद फिर सांस छोड़ो मत। तो अब देखो हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है, मतलब टीवी भी अंदर है, प्लस IRV भी अंदर है, प्लस जो फोर्सफुली एक्सपायर करते वो तो अंदर था ही, उसको तो निकाला ही नहीं, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी अंदर है। यही है ना, ये है आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। इसी में से सिर्फ आपको रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा देना है तो आपका कहला जाएगा वाइटल कैपेसिटी। यही कहलाएगा क्या, वाइटल कैपेसिटी, जो फंक्शनल है एक्चुअल में, जो एक्सचेंज में काम करता है। आरवी तो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा ना, अरे ये बात समझ में, इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नाम में ही रेजिडुअल है भाई, तो आरवी तो होगा ही, ठीक है। सो FRC क्लियर हो गया। तो 5 तरह का हमने वॉल्यूम देखा, 5 तरह की हमने कैपेसिटी देखी और 4 तरीके का हमने वॉल्यूम देखा है। अब इसके लिए ना हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा ग्राफ, जिसको देख करके आपको मजे आ जाने वाले हैं। वैसे तो बच्चों को बहुत डर लगता है। आ जाओ, क्या क्या है ग्राफ में। तो पहले हम लोग खींच लेंगे इस तरह से कुछ लाइंस। ये एक लाइन खींचा, ये दूसरा लाइन खींचा, फिर इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, bear with me, so sorry। ये रहा, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, क्या क्या है। ये नॉर्मल इंसान सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, मतलब क्या है ये, टाइडल वॉल्यूम। यस, ये सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ठीक है। सो ये है आपका टीवी, ये क्या है आपका टीवी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नॉर्मल सांस लेने के बाद, यहां तक हमने नॉर्मल सांस ले लिया। इसके बाद नॉर्मल सांस लेने के बाद आप और कितना हवा अंदर ले सकते हो। नॉर्मल सांस लेने के बाद आप और कितना हवा अंदर ले सकते हो, ये कहलाता है आपका IRV। ये कहलाता है आपका IRV। हो गया, ठीक है। अब ये फिर वापस आ जाओ, बैक टू पवेलियन आ गए, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद नॉर्मल हमने सांस छोड़ दिया, नॉर्मल हमने सांस छोड़ दिया। नॉर्मल सांस रिलीज करने के बाद आप और कितना हवा रिलीज कर सकते हो, उसको हम कहते हैं ERV। उसको हम क्या कहते हैं, ERV कहते हैं। ये हुआ, ठीक है। अब और क्या कलर ले लूं, इधर आ जाओ, है ना। ये हो गया, चलो जी। अब उसके बाद और क्या बचा, लेवलिंग करते हैं, आ जाओ पहले, एक एक करके करेंगे। यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, टीवी हो गया, जो कि कितना है 500 ml हो गया, ठीक। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक नॉर्मल सांस लेने के बाद आप और कितना हवा ले सकते हो, नहीं नहीं, नॉर्मल सांस लेने के बाद बेटा, है ना, नॉर्मल सांस लेने के बाद आप और कितना हवा अंदर ले सकते हो। सो यहां से लेकर के यहां तक आपका कहलाएगा IRV। ये होता है 2500 से 3000, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आप और कितना हवा बाहर निकाल सकते हो, ये होता है ERV। ये है आपका ERV, जो कि होगा 1100, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कहने का क्या मतलब है, रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए हम लोग कलर कर लेते हैं चेंज। एंड यहां पर हम बात करेंगे कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद
हमने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद और कितना हवा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जो बाहर नहीं निकला, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग, नॉर्मल नहीं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद और कितना हवा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सो दिस इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा। ये क्या है, ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है, 1200 ml। ठीक है, तो ये देखो हमने 4 वॉल्यूम जो है वो निकाल लिया, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, है ना। अब इसके बाद हमें कैपेसिटी निकालना है। अब कैपेसिटी में कुछ नहीं करना, कैपेसिटी में कुछ नहीं करना, क्या करना है, टीवी प्लस आईआरवी को जोड़ दो, मतलब यहां से यहां तक को ले लो। ये आपका आ गया आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टीवी प्लस ईआरवी को जोड़ दो, टीवी प्लस ईआरवी को जोड़ दो यहां से यहां तक, ये आपका हो गया ईसी, ये हो गया आपका ईसी। दो दो कैपेसिटी खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास, आईसी हो गया, ईसी हो गया, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा बेटा, ईआरवी प्लस हमारे पास हाँ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में तो यही होता है ना, ईआरवी प्लस आरवी। यस, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एफआरसी। हाँ, ये आ जाएगा आपका एफआरसी। ठीक है, इसके अलावा 3 कैपेसिटी हो गया। चौथा कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या करना है आपको, ऊपर के 3 उठा लो, आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी, आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी। बस ये ग्राफ देखो कितना आसान सा है ना, ऊपर के 3 को उठा लो, ये बन गया आपका वीसी। एंड चारों को ले लो भाई, चारों वॉल्यूम को जोड़ दो आपस में, तो बन जाएगा आपका टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बन जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी बन जाएगा। आई बात समझ में। सो विद दिस हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आज हमने देख लिया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, टोटल वॉल्यूम एंड टोटल कैपेसिटी आपके लंग्स की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ है बेटा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मेरे कहने पे एक बार आज जो है अभी जाकर के उसको एक बार ड्रॉ करो, जैसे मैंने बोला था बस उसी तरह से रिकॉल करते हुए, आई प्रॉमिस इससे आया हुआ क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सो ढेर सारा पढ़ाई कीजिए, एकदम मेहनत कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि हमें निकालना है नीट, और बिल्कुल हम निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।